मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो विद्युत रसायन फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है उसमें चालकता मापन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट दो अनुप्रयोग हैं और उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। और चालकता मापन के अनुप्रयोग में दो में पहला तो जो है वह है जल अपघटनांक व जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण। चालकता द्वारा हम चालकता द्वारा किस प्रकार से या चालकता मापन करके किस प्रकार से जल अपघटनांक और जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा, चालकता मूलक अनुमापन, यानी चालकता के द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया का अनुमापन कैसे कर सकते हैं, उसका एंड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जल अपघटनांक व जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण। तो देखिए, जब किसी अम्ल, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार अथवा दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार जो कि क्रमशः सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम एसीटेट के लवण को जल में घोला जाता है, तो उसका जल अपघटन होकर वही अम्ल व क्षार बनते हैं जिनका कि वह लवण बना है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें कि सोडियम एसीटेट जो हमारे पास लवण लिया हुआ है CH3COONA, अगर उसका जल अपघटन कराते हैं तो हमारे पास एसिटिक एसिड व सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार है। यानी कि हमारे को दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार प्राप्त होता है सोडियम एसीटेट के जल अपघटन से, क्योंकि सोडियम एसीटेट जो है वह दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है। ठीक है। जब 1 ग्राम अणु लवण में से जो भिन्न जल अपघटित हो जाती है, माना हमने लवण का 1 ग्राम अणु लिया या 1 ग्राम मोल लिया, उसमें से कितना भिन्न जल अपघटित होता है वह जल अपघटन की मात्रा या जल अपघटनांक, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहलाता है। चालकता मापन से जल अपघटन को निर्धारित किया जा सकता है। अगर हम चालकता मापन या चालकता का मापन कर लें तो हम जल अपघटन भी निकाल सकते हैं कि कितना उसका जल अपघटन हुआ है या कितना भिन्न जो है लवण का वाटर में घुला है, उस को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। माना प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार का एक लवण BA है, हमने एक BA मान लिया जो लवण माना है जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है, जिसमें जल अपघटन के कारण निम्न साम्य स्थापित हो जाता है। BA को H2O में डिजोल्व करते हैं तो BOH दुर्बल क्षार और HA प्रबल अम्ल बनता है। प्रारंभिक अवस्था में माना BA का 1 मोल है तो BOH और HA का 0.0 मोल होगा। जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाए तो माना H जो है उसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या BOH जो है वो H बनता है और HA है जो वो H बनता है, तो BA का जो बचेगा वो 1 - H बच जाए। क्योंकि क्षार दुर्बल है, अब हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि क्षार दुर्बल है, अतः इसे अनायनित मान सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जो दुर्बल अम्ल, क्षार व लवण होते हैं वे तो बहुत कम आयनन होता है और उसको हम अनायनित मान सकते हैं। अतः क्षार का लवण की चालकता में योगदान नहीं के बराबर होगा। हमारे पास 3 एंटिटी हो गई, लवण, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। अगर दुर्बल क्षार अनायनित रहता है तो जो आयन बनेंगे वह लवण और प्रबल अम्ल से बनेंगे, अतः कुल चालकता में जो दुर्बल क्षार का योगदान है वह नहीं के बराबर होगा। इसलिए लवण के विलयन की चालकता बचे हुए लवण एवं बने हुए अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करेगी, अर्थात लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 - H लैम्डा BA प्लस H HA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा बराबर लैम्डा BA माइनस H लैम्डा BA प्लस H लैम्डा इन्फिनिटी HA। अब इसको अपन
ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा बी ए इज इक्वल टू एच लैम्डा एच ए इनफाइनाइट माइनस एच लैम्डा बी ए। एच कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बी ए इज इक्वल टू एच इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव एच ए माइनस लैम्डा बी ए, और एच इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बी ए अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एच ए माइनस लैम्डा बी ए। और जहाँ पर एच ए लैम्डा इनफाइनाइट एच ए जो होगा वो लैम्डा इनफाइनाइट एच आइन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ए माइनस, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एच प्राप्त हो जाएगा। यदि लवण के विलयन में दुर्बल क्षार BOH की बहुत अधिक मात्रा मिला दी जाए तो समीकरण 1 का साम्य जो है वह बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि ली चेटिलियस प्रिंसिपल यही कहता है कि यदि किसी हम सांद्रता में परिवर्तन कर दें तो साम्य उस ओर खिसक जाता है जो किए गए प्रभाव को दूर कर सके, और लवण का जल अपघटन एक प्रकार से रुक जाएगा। इस स्थिति में विलयन की तुल्यांकी चालकता को जल अनअपघटित लवण की तुल्यांकी चालकता लैम्डा बी ए के रूप में लिया जा सकता है। इस प्रकार एच का मान निकाला जा सकता है, यानी जल अपघटनांक का मान निकाला जा सकता है। और एच का मान ज्ञात होने पर अपन जल अपघटनांक स्थिरांक या जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण कर सकते हैं, जिसको निम्न जो सूत्र दिया गया है उससे प्राप्त कर सकते हैं, उससे परिकलित कर सकते हैं, उससे गणना कर सकते हैं। के एच बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच इंटू वी, और आप जानते हो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी होता है, तो अपन ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस एच, जहाँ वी जो है 1 मोल लवण रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में है। ठीक है, इस प्रकार चालकता द्वारा जल अपघटनांक व जल अपघटन स्थिरांक निर्धारित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है और बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और सेकंड ईयर में तो बहुत बार पूछा जाता है। इस पे एक शॉर्ट नोट बनता ही बनता है, और थर्ड ईयर में ये प्रैक्टिकल भी है, MSc में भी है प्रैक्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चालकता मितीय या चालकता मूलक अनुमापन जो है लास्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये अलग से भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चालकता मापन के अनुप्रयोगों से कई अनुमापनों को भी संपन्न किया जा सकता है। इन अनुमापनों को यानी टाइट्रेशंस का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा विभिन्न आयनों की गतियां भिन्न भिन्न होती हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है आयनों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, और आयनों की जो गतियां हैं वो भी भिन्न भिन्न होती ही होती है, क्योंकि अगर अलग अलग प्रकार के आयन होंगे तो उनकी जो चालकता है या उनकी मोबिलिटी है वह आवेश, साइज और मैंने कितने सारे फैक्टर बताए थे उन पे डिपेंड करती है, अतः उनकी जो गतियां भी अलग अलग होगी। जब अनुमाप को धीरे धीरे अनुमापक में यानी टाइटर में टाइट्रेंट मिलाते जाते हैं तो विलयन की चालकता में परिवर्तन आता है। विलयन की चालकता एवं डाले गए अनुमापक के आयतन के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हम अंतिम बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं, या यूं कहिए कि चालकता व टाइट्रेंट के बीच में अगर हम एक ग्राफ खींचें तो एंड पॉइंट जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का एंड पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं चालकता मितीय अनुमापन, एक तो अम्ल क्षार अनुमापन, दूसरा अवक्षेपण अनुमापन। तो अम्ल क्षार अनुमापन में हम 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, चालकता और डाले गए क्षार के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ये चारों प्रकार के, तो हमारे को 4 अलग अलग प्रकार के ऐसे ग्राफ प्राप्त होते हैं। तो पहला जो ग्राफ है वो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य है, दूसरा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य चालकता मितीय अनुमापन है, और तीसरा जो है वो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य चालकता मितीय अनुमापन है, और चौथा जो है वो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य चालकता मितीय अनुमापन है। तो देखिए हमारे को जो पहला ग्राफ वी प्रकार का प्राप्त होता है वो इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य है।
प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का मध्य मतलब ये हुआ कि उसका आयनन जो है वो बहुत अधिक होगा। माना हमारे पास HCl और NaOH है, तो अब वहाँ HCl में अगर धीरे धीरे NaOH मिलाते हैं और उसकी चालकता का मापन करते हैं, तो पहले तो चालकता जो है वो तेज़ी से गिरती है और फिर तेज़ी से बढ़ती है, शार्पली डिक्लाइज होती है। पहले जो चालकता है वह गिरती इसलिए इसलिए है क्योंकि H आयनों की संख्या तेज़ी से कम होती है। क्यों? क्योंकि H आयनों की जो गति है वह तो तेज होती है, इसलिए इलेक्ट्रोड पर बहुत अधिक संख्या में जल्दी से पहुंचेंगे, स्पीड अधिक होने के कारण से। और उसको जो रिप्लेस करता है वो Na है, Na+ है, क्योंकि H प्लस आयनों की जो है गतिशीलता Na से अधिक है, इस कारण से पहले तेजी से जो है वह घटता है चालकता, और उसके बाद क्या होता है, OH आयनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तो OH आयनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण से क्या होता है, चालकता में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इस कारण से जो है वह इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। दूसरा ग्राफ जो है वह लगभग उल्टे एल प्रकार का होता है। तो उसमें जो है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य चालकता अनुमापन है। प्रारंभ में क्या होता है कि दुर्बल अम्ल जो है यानी कि एसिटिक एसिड है CH3CO और H+ के रूप में टूटा हुआ रहता है, ठीक है। और NaOH जो है Na+ और OH- के रूप में रिप्लेस होता है। तो क्या होता है, जब जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, उससे बनने वाला पदार्थ जो है वो CH3CONa है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो प्रारंभ में तो क्या होता है कि एसीटेट आयन जो है वो बहुत स्लोली मूव करते हैं। मूव करने के कारण से चालकता के मान में बहुत तेज़ी से वृद्धि नहीं होती। पर जब एक बार अभिक्रिया हो जाती है तो हमारे पास जो है बनने वाला पदार्थ है वो CH3CONa होता है, और वह एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण से उसका आयनन बहुत तेज़ी से होता है। आयनन अधिक होने के कारण से जो है वह चालकता का मान भी अधिक होगा। इस प्रकार से हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तीसरा जो ग्राफ है वो हमारे को एल प्रकार का प्राप्त होता है, यानी कि सीधा एल प्राप्त होता है, जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य चालकता मितीय अनुमापन है, ठीक है। तो शुरू में जो है वो तेज़ी से चालकता का मान घटता है, जैसे जैसे HCl में NH4OH मिलाते हैं तो वो चालकता का मान तेज़ी से घटता है, क्योंकि H+ आयन जो है NH4+ आयनों के कारण से रिप्लेस होते हैं। H आयनों की जो गतिशीलता है वो NH4 आयनों की गतिशीलता से अधिक होती है। तो प्रारंभ में तो जो है वह चालकता का मान तेज़ी से घटता है, और एक स्टेज आने के बाद जो है वह चालकता का मान फिर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि बनने वाला जो है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड जो है वह दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना हुआ जो है लवण होता है। तो फिर और अधिक आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, सिर्फ अमोनियम और क्लोराइड के आयन ही बने रहते हैं। H2O जो है वो अनायनित रहता है, बनने वाला जो वाटर है वो अनायनित रहता है। अतः जो चालकता होगी अब और अधिक आयनों की संख्या नहीं बढ़ने के कारण से, क्योंकि हमारे पास जो लवण बना है, ठीक है, वो जितना बनेगा उसके कारण से उसकी चालकता होगी, क्योंकि HCl तो पूरा का पूरा आयनाइज्ड हो गया, उसके कारण तो चालकता का मान घट गया। और दूसरा जो हमारे पास है दुर्बल क्षार है, यानी कि इस स्टेज में हमारे पास चालकता जो होगी वह लवण व दुर्बल क्षार के कारण होगी, और दुर्बल क्षार की चालकता को हम जो है वो नेग्लिजिबल मानते हैं। तो चालकता सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड आयनों द्वारा ही मानी जाएगी, तो हमारे पास एक कांस्टेंट रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य चालकता मितीय अनुमापन। दुर्बल अम्ल माना कि हमारे पास सोडियम एसिटिक एसिड है, और दुर्बल क्षार है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों ही जो है वो बहुत कम आयनित होते हैं, परंतु आयनन के बाद इनसे बनने वाला जो लवण है वो अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। अमोनियम एसीटेट जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, यानी कि जो बनता है वह लवण बना है तो उसका आयनन होगा। तो उस स्टेज में जो है वो
शुरू शुरू में तो जो है थोड़ी सी चालकता वृद्धि होगी और बाद में जो है चालकता कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि न तो दुर्बल अम्ल का आयनन होगा और न ही दुर्बल क्षार का आयनन होगा। सिर्फ और सिर्फ जो आयनन होगा वो अमोनियम एसीटेट का होगा, यानी चालकता जो है वो सिर्फ अमोनियम एसीटेट के कारण है। और बाद में जो है वो जो दुर्बल क्षार है NaOH जो मिलाते हैं उसमें जो होगी चालकता होगी, क्योंकि दुर्बल क्षार दुर्बल है तो उसका आयनन कम होगा, तो जो है और अधिक चालकता के मान में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। पहले तो वृद्धि होती है जो कि अमोनियम एसीटेट के कारण होती है, और बाद में जो कांस्टेंट हो जाता है वो क्षार और अधिक मिलाने के कारण से हमारे को आयनन नहीं होता, तो चालकता के मान में वृद्धि नहीं होती। सिंपल सी बात यूँ कहें कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से हमारे पास जो प्रारंभ में क्या होता है, H और NaOH आयनों की जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसके कारण बनने वाला जो अमोनियम एसीटेट है उसका आयनन होने के कारण से चालकता में वृद्धि होती है। क्योंकि एक बार H आयनों की संख्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो NH4OH ही मिला रहे हैं, तो H आयनों की संख्या खत्म हो जाएगी, केवल और केवल OH आयन बचेंगे। ठीक है, OH आयन जैसे जैसे OH आयन बढ़ते जाएंगे, अब OH आयन जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिले हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्या है आयनन बहुत कम होता है, जिसके कारण से चालकता का मान भी कम होगा। तो इस प्रकार से अपन ये चारों प्रकार के चालकता मितीय अनुमापन या मूलक अनुमापन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अवक्षेपण अनुमापन। इसका एक उदाहरण अपन लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और KCl में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। AgNO3- और K+ और Cl-, इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, मान लो। तो प्रारंभ में तो जो है गतिशीलता सिल्वर आयन और पोटेशियम आयनों की बराबर होने के कारण से चालकता स्थिर रहती है, परंतु एक स्टेज आने के बाद चालकता के मान में तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया से KCl बनता है। प्रबल विद्युत अपघट्य जो है KCl की सांद्रता बढ़ जाती है, और प्रबल विद्युत अपघट्य KCl की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसका आयनन तेजी से होता है, तो चालकता के मान में तेजी से वृद्धि होती है। तो इस प्रकार का हम अवक्षेपण अनुमापन कर सकते हैं। अब चालकता मितीय अनुमापन के लाभ क्या क्या हैं, देखिए। सामान्य अनुमापन भी होते हैं, जैसे एसिड बेस में अपन क्या मिलाते हैं, जैसे अपन कोई इंडिकेटर मिला देते हैं, जैसे फिनॉफ्थलीन है तो वो एसिड में अपन फिनॉफ्थलीन मिलाते हैं तो वह कलरलेस होती है, और वह बेसिक मीडियम में फिनॉफ्थलीन जो है वो पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग की होती है। तो जैसे ही हम किसी एसिड और फिनॉफ्थलीन के सॉल्यूशन में बेस मिलाते जाते हैं और एंड पॉइंट आता है, यानी कि रिएक्शन यानी कि मीडियम एसिडिक से बेसिक में बदलता है, वैसे ही जो है वो कलर पिंक होने लगता है, क्योंकि आप जानते हो फिनॉफ्थलीन जो है वो बेसिक मीडियम में गुलाबी रंग का होता है। तो उस स्टेज में हम क्या है एंड पॉइंट का पता कर सकते हैं। परंतु उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वह कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं, चालकता मितीय अनुमापन है, क्योंकि अगर बहुत गहरे कलर के सॉल्यूशन हो, जैसे डार्क ब्लू हो और उससे ब्लैक कलर में चेंज हो रहा हो, तो एंड पॉइंट अपन निकाल नहीं सकते। तो जो कलर्ड सॉल्यूशंस की रिएक्शन है या गहरे रंग के विलयन है उनमें अभिक्रिया है, तो उनमें एंड पॉइंट निकालना मुश्किल होता है। अतः चालकता मितीय अनुमापन जो है वो ऐसे विलयनों में जो है एंड पॉइंट निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गहरे विलयनों के लिए अंतिम बिंदु या अंत बिंदु आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, अत्यंत जो तनु विलयनों के लिए अंतिम बिंदु ज्ञात करना भी उपयोगी है इनके द्वारा, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे उनमें कलर चेंज भी बहुत तेज़ी से होगा, और कब कलर चेंज हुआ, एक ड्रॉप से ही कलर चेंज हो जाता है, तो उनमें भी जो है चालकता मितीय अनुमापन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उनमें भी एंड पॉइंट जो है वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से आसानी से और एक्यूरेट प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा जो है वो अंतिम बिंदु के नज़दीक अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह तो
ग्राफ द्वारा ज्ञात किया जाता है। सामान्य जो अनुमापन करते हैं जिसमें कलर चेंज होता है उसमें हम अंतिम बिंदु पे ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। एक बिंदु जाता तो कलर बहुत गहरा हो जाता है, तो इसका मतलब एंड पॉइंट वो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कलर उड़ जाता है। आपने 12वीं क्लास में किया होगा ना ऐसा। तो अंतिम बिंदु पे हमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता नहीं होती कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। इस विधि से तनु अम्ल व तनु क्षार के मध्य में अनुमापन कर सकते हैं। तनु अम्ल व तनु क्षार के मध्य भी अनुमापन किया जा सकता है, जो कि सामान्य अनुमापन द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि इनमें सूचकों के तीक्ष्ण रंग परिवर्तन नहीं होता है। सूचकों के तीक्ष्ण रंग परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती, या सूचक अपन काम में ही नहीं लेते। इस विधि में प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल, प्रबल व दुर्बल अम्ल के मिश्रण का अनुमापन भी किया जा सकता है। जैसे HCl व एसिटिक एसिड का जो अनुमापन है वो भी किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, प्रबल अम्ल तो एसिड की तरह व्यवहार करेगा और दुर्बल अम्ल जो है वो बेस की तरह व्यवहार करेगा। तो ऐसे अनुमापन भी अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन चालकता मितीय अनुमापनों के लाभ होते हैं। तो कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, चालकता मितीय अनुमापन क्या होते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करते हुए इनके लाभ भी बताइए। तो इस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। इसके बाद अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पढ़ेंगे। धन्यवाद।